शायद ही आप में से कोई हो जिसने अली बाबा 40 चोर की कहानी ना सुनी हो। अली बाबा 40 चोर कहते हैं कि इस कहानी की ज़मीन मिडिल ईस्ट, अरबियन कहानी है। और इस कहानी का सार ये है कि एक अली बाबा नाम का लकड़हारा था, गरीब घर से था, जंगलों में लकड़ियाँ काटने जाता था। तभी एक गुफा में उसे बहुत सारा ख़जाना मिला, लेकिन उस गुफा में एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे को खोलने का एक कोड था, खुल जा सिम से। इसी के ऊपर पूरी कहानी आप सब ने सुनी होगी, हम सब ने सुनी है, जितनी बार भी सुनो अच्छा लगता है। तो खुल जा सिम सिम एक दरवाजे का कोड है जो किसी खजाने का है। लेकिन क्या असली ज़िंदगी में भी ऐसा कोई ख़जाना है जिसका एक कोड होता है और जो कोड किसी राजा महाराजा के पास होता है और वो हमेशा अपने उत्तराधिकारी को वही कोड देकर जाता है और फिर उससे वो ख़जाना खुलता है। और अगर किसी दौरान में कोई राजा अपने उत्तराधिकारी को किसी वजह से ये कोड न दे पाए या अचानक उसकी मौत हो जाए तो फिर उस ख़जाने तक कैसे पहुँचेंगे? जैसे अली बाबा खुल जा सिम सिम और किसी को न पता चले तो फिर खुल जा सिम सिम कैसे बोलेगा और वो ख़जाने तक कैसे पहुँचेगा? लेकिन ये कहानी रियलिटी है, एक सच्ची कहानी है। और ये कहानी है सिंधिया राजघराने की। सिंधिया राजघराना जिसने मध्य भारत में बहुत लंबे वक्त तक राज किया और आज भी इनके परिवार राजनीति में इनका दबदबा है। ग्वालियर घराना आज भी मशहूर है, जो माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अभी भी चुनाव में हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो मुख्यमंत्री रहीं वसुंधरा राजे सिंधिया, तो आज भी दबदबा है। पुरानी रियासत थी, आज राजनीति में है। और इत्तेफाक से आज कहानी इसी सिंधिया परिवार के ख़जाने की है। और इसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके पिता माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को एक प्लेन क्रैश में जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुई थी, और मैं उसका गवाह था, क्योंकि जब ये हादसा हुआ जिसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है, तो मैं कानपुर में था और सबसे नज़दीक था, तो मैं फिर मैनपुरी गया और पूरी रात माधवराव सिंधिया और बाकी जितने लोग थे, जिसमें हमारे कैमरामैन भी थे, उनकी लाशों के साथ बैठा रहा था, इंतज़ार कर रहा था। फिर सुबह निकला तो माधवराव सिंधिया जी की इस मौत की रिपोर्टिंग कवरेज की, और मैं उस वक्त वहाँ पे पहुँचा था, इकलौता जर्नलिस्ट था, और मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे उस वक्त मनीष माथुर, जो भी चीफ हैं हमारे। तो ये कहानी उसी सिंधिया परिवार की है। लेकिन थोड़ा सा इससे शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर इस ख़जाने का, इस कोड का क्या मतलब है और ये ख़जाना कितने का होगा। तो बात बहुत पहले की है। तब मराठाओं के एक पेशवा बाजीराव हुआ करते थे, बहुत ही नामी, आप सब जानते होंगे। तो उनके एक सेवक हुआ करते थे, रानोजी सिंधिया। कहते हैं इतिहासकार, और जगह जगह इसका उल्लेख है, कि रानोजी सिंधिया एक बार पेशवा साहब के साथ थे और पेशवा बाजीराव आराम कर रहे थे एक तंबू में। अचानक उन्होंने, उनकी नींद खुली और देखा कि तंबू के बाहर जो रानो सिंधिया जी हैं वो उनकी चप्पल के ऊपर सर रखकर सो रहे हैं। ये देखकर पेशवा महाराज को बड़ा वो लगा कि यार देखो कितना सच्चा सेवक है हमारा, बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने उनको अपना बॉडीगार्ड बना लिया। इसके बाद अब धीरे धीरे वो पेशवा बाजीराव का भरोसा जीतते रहे और बहुत जल्दी एक ताकतवर जनरल बन गए वो मराठा साम्राज्य के। फिर जब जनरल बने तो 1731 की बात है, उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना ली रानोजी सिंधिया ने। वक्त के साथ अब सिंधिया का जो राज था वो बहुत मजबूत होता गया। लेकिन फिर 1731 तक, जब तक उज्जैन राजधानी थी सिंधिया राजघराने की, 1810 आते आते जब दौलत राव सिंधिया सिंधिया घराने के मेन करता धरता राजा बने, तो उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट कर दी। अब ग्वालियर का किला सिंधिया राजघराने का एक ताकत का केंद्र बन गया और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। अब मामला सिंधिया राजघराने का हेडक्वार्टर जो है, राजधानी जो है, वो ग्वालियर है। उस वक्त खूब जंग हुई, जंग में खूब पैसे भी आए। जंग में पैसे बर्बाद भी होते हैं, जंग में पैसे आते भी हैं। तो बहुत सारे ख़जाने, बहुत सारे पैसे जुड़ते गए और तब
कहते हैं कि उन सारे पैसों को, उन खजानों को किसी ग्वालियर के किले में अलग अलग गुप्त तहखानों में रखा जाता था, ताकि किसी की नज़र ना पड़े, कोई दुश्मन लूट ना ले। और इन तहखानों में इतने खजाने रखे गए कि चोरी ना हो जाए या हमले में कुछ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर ये हुआ कि इस तहखाने के दरवाजे को खोलने के लिए एक कोडवर्ड होता था जिसका नाम था बीजक। और ये जो सारे पैसे होते थे जो जंग के ज़रिए और बाकी ज़रिए से जो आमदनी होती थी, कमाई होती थी, इसको गंगा जली कहते थे। तो ये बीजक कोड था एक जिसको कहा जाता था, और वो हमेशा जो सिंधिया घराने के राजा थे वो अपने बाद अपने राज्य जो उत्तराधिकारी उसको देते, और उनके जो कुछ ख़ास करीबी लोग होते, ये कोड सिर्फ उन्हें पता होता उस ख़जाने तक पहुंचने का, उन ख़जाने के दरवाज़ों को खोलने का। और वो सारे ख़जाने जो हैं वो सिंधिया जो के पूरा राजघराने का हेडक्वार्टर ग्वालियर के किले में ही अलग अलग जगहों पर रखा गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी फिर इसके बाद 1843 में सिंधिया राजघराने में अब जो नए राजा आए, जयाजी राय सिंधिया। तो जयाजी राव सिंधिया जब आए तो उस वक्त ख़जाने का कोड विरासत के हिसाब से उन्हें मिला, जो ग्वालियर के किले में अलग अलग जगहों पर रखा गया था। और कहते हैं उस वक्त भी वो पता नहीं कितने करोड़ों का वो ख़जाना था जिसको अलग अलग खुफिया तहखानों में रखा गया था। लेकिन बिना कोड के उस ख़जाने तक पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। 1843 में जयाजी राव सिंधिया काबिज़ हुए, कोड उनके पास था। लेकिन फिर इसी दौरान में करीब 14 साल बाद ही 1857 की क्रांति आ गई, याद कीजिए मुझे। तो 1857 की जब क्रांति आई तो रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर पर जब कब्जा किया तो रानी लक्ष्मीबाई को भी ये पता था कि ग्वालियर के किले में बहुत सारे खजाने हैं, पर उन्होंने ढूंढने की तमाम कोशिश कर ली, लेकिन बिना कोड के उस खजाने और उस दरवाजे तक पहुंचा नहीं जा सकता था। तो रानी लक्ष्मीबाई भी नाकाम रही, उस खजाने तक पहुंच ही नहीं पाई। जब उसके बाद ये 1857 की क्रांति ख़त्म हुई तो फिर अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों का हमारे देश पर कब्ज़ा, हुकूमत। अब अंग्रेज़ों को भी पता था कि ग्वालियर के किले में बेशकीमती ख़जाने हैं। अंग्रेज़ों ने भी उन ख़जानों को लूटने की ठानी, और अब ग्वालियर का जो पूरा किला था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। 1857 से 1857 की क्रांति में ही अंग्रेज़ अब ग्वालियर के किले पर काबिज़ हो गए। 1857 से लेकर 1886 तक अंग्रेज़ इस किले को अपने कब्ज़े में उन्होंने लिया हुआ था। उधर जयाजी राव सिंधिया जो उस वक्त के राजा थे वो बड़े बेचैन, परेशान, क्योंकि ये पूरा किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में, वहाँ अंग्रेज़ अपने सैनिक और तमाम जमावड़ा रखे हुए हैं। और जयाजी राव सिंधिया को ये डर कि कहीं अंग्रेज़ और उनके सैनिक इस किले को चारों तरफ से खोद खाद के ख़जाने तक ना पहुँच जाए, उन्हें इस बात का डर। तो वो बड़े बेचैन होते हैं कि किसी तरह अंग्रेज़ यहाँ से जाएँ और उस किले में वो वापस जाए और अपने ख़जाने को चेक करें है भी कि नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ लगातार 57 से 86 तक, मतलब इतने लंबे वक्त तक उस किले पे कब्ज़ा करके रखे हुए थे। लेकिन फिर 1886 में हालात ऐसे बने कि अंग्रेज़ों ने सिंधिया परिवार को यह किला वापस कर दिया। जयाजी राव सिंधिया 1857 के बाद 1886 में पहली बार अब अपने किले में वापस आते हैं, और इस दौरान में चूँकि बाहर थे, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर रखा था, तो उन्हें माली परेशानी भी हो रही थी। अब जब वो वापस आते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये चिंता थी कि जो ख़जाना है वो सुरक्षित और सेफ है कि नहीं है। तो उस दरवाजे को खोला तो नहीं गया जिन दरवाज़ों के पीछे गुप्त तहखाना है और उन तहखानों में ख़जाना है, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता करना था। तो कहते हैं कि 1886 में जब किला वापस मिला तो जयाजी राव सिंधिया ने बनारस से कुछ मिस्त्री बुलाए अपने पास, बहुत ही खुफिया तरीके से। लेकिन उन मिस्त्रियों को बुलाने से पहले ये भी हुआ कि उनको ऊपर वाले की कसम खिलाई गई, भगवान की शपथ दिलाई गई कि मतलब वो जो कुछ भी करने जा रहे हैं किसी को बताएंगे नहीं। और उसके बाद उन तमाम मिस्त्रियों को बनारस से ग्वालियर लाया गया,
ग्वालियर एकदम बिल्कुल खुफिया तरीके से लाया गया। ग्वालियर लाने के बाद बनारस से जब वो पहुँचे तो उन्हें फिर उस किले के खुफिया तहखाने तक ले जाया गया। तमाम मिस्रियों के आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी उसके ले जाने की, किन किन रास्तों से जा रहे हैं और अंदर तहखाने में क्या है क्या नहीं है, पट्टियाँ बंधी हुई है। लेकिन जयाजीराव सिंधिया के तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचे उसके बाद वहाँ उन्होंने कुछ खुदाई कराई, क्योंकि जिसके पीछे दरवाजे थे तमाम मिस्त्री ने काम करना शुरू किया। अंदर जाकर आंखों की पट्टी खोल दी गई। अब उन्होंने सारे तहखाने के अंदर की जो भी जहाँ जहाँ तक खुदाई करानी थी खुदाई कराई। इसी खुदाई के दौरान अचानक जयाजीराव सिंधिया को वो दरवाज़ा दिख जाता है जिसके पीछे खजाना कैद था। जैसे ही दरवाज़ा दिखा उन्हें लग गया कि दरवाज़ा महफूज है, सुरक्षित है, अंग्रेज़ यहाँ तक नहीं पहुँचे। उन्होंने तमाम मिस्रियों को वापस पट्टी बांधी, बनारस भेज दिया और अब वो बेफिक्र हो गए कि उनका तमाम उनकी दौलत, उनका ख़जाना सब सेफ है। तो वो सब वैसे ही जैसे आंखों पे पट्टी बांध के लाए गए थे वैसे ही उनको वापस भेज दिया गया। अब इस खजाने को तो देख लिया था जयाजीराव सिंधिया ने कि सेफ है सब कुछ, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ी और जयाजीराव की मौत हो गई। लेकिन इस मौत से एक परेशानी ये हुई कि मौत अचानक हुई और उन्होंने अपने बाद अपने वारिस, अपने उत्तराधिकारी को वो बीजक यानी ख़जाने का वो कोड दे ही नहीं पाए। जो तक विरासत में चली आ रही थी कि जो भी राजा होगा वो इस ख़जाने का कोड लेगा और उसी कोड के ज़रिए वो तहखाने के अंदर उस दरवाजे तक पहुँचेगा और दरवाजे के पास उस ख़जाने तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर कहानी पलट गई। अब उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को ये कोड दिया नहीं, तो फिर आप क्या करें। तो उनके बाद अब जो नए राजा आए वो आए माधवराव सिंधिया टू, माधवराव सिंधिया, माधव नहीं माधवराव सिंधिया। तो अब वो बने। अच्छा, माधवराव सिंधिया को भी ये तो पता था कि किले में हमारे ख़जाना है जो पुश्तैनी चला आ रहा है, लेकिन जाने से पहले उनको उस ख़जाने का कोड मिला नहीं और इस वजह से अब उन्हें ये पता नहीं कि ख़जाना कहाँ है। तो क्या करें, लेकिन ये है कि ख़जाना तो है, ये उन्हें मालूम है। तो फिर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उनके राज्य में एक ज्योतिषी थे, बुजुर्ग ज्योतिषी। तो माधवराव सिंधिया ने उनसे कहा कि आप हमें ख़जाने का पता बताओ, क्योंकि कोड या बीजक तो हमारे पास है नहीं, तो हम पहुँचे कैसे। वो ज्योतिषी भी बहुत बड़े पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है राजा साहब, हम आपको ख़जाने के दरवाजे तक पहुँचा देंगे, पर मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि आप वहाँ मेरे साथ अकेले चलेंगे और जब तक मैं ना कहूँ आप वहाँ से निकलेंगे नहीं, और फिर मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूँगा। माधवराव सिंधिया तैयार हो गए कि चलो भाई चलते हैं। उसी शर्त के हिसाब से वो अकेले गए, क्योंकि अकेले ही जाना था, उनका ये कहना था। और ये भी था कि आप आँख पर पट्टी बांध कर चलेंगे। उस ज्योतिषी ने कहा माधवराव सिंधिया से, जैसे उससे पहले मजदूरों को लाया गया था बनारस से, आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर तक ले जाया गया, खुदाई कराई गई, दरवाज़ा दिखा, फिर वो वापस आ गए तसल्ली करके। यहाँ ज्योतिषी कह रहे हैं माधवराव सिंधिया महाराज से कि आपको चलना है आंखों पर पट्टी बांधकर, और वो भी अकेले, और आपके पास कोई हथियार नहीं होगा, बस एक छड़ी होगी ताकि आप अंधेरे में टटोलते वो उससे चल सके, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियाँ तमाम चीज़ें थी अंदर तहखाने में। तो खजाने के लिए वो ज्योतिषी की बात मानकर चल पड़े। चलते चलते कुछ दूर गए तो अचानक उन्हें कुछ बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। माधवराव सिंधिया घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उन्हें ये मारने की साजिश है, क्या पता इस साजिश में ज्योतिषी भी शामिल हो। तो उन्होंने जैसी आवाज़ आई तो आंखों पे चूंकि पट्टी थी, उन्होंने अपनी चारों तरफ वो तेज़ी से वो जो हाथ में डंडा था उन्होंने बहुत ज़ोर से घुमाना शुरू कर दिया। वो डंडा अचानक किसी चीज़ पर जाकर लगी। इसके बाद वो फ़ौरन बाहर आते हैं, आवाज़ देते हैं। बाहर उनके सिपाही थे, सब लौटते हैं तो देखते हैं कि जो डंडा था वो उसी ज्योतिषी के सर पर जा लगा और ज्योतिषी साहब की मौत हो गई उस डंडे की वजह से। अब जब ज्योतिषी की मौत हो गई, वो गए, उन्होंने देखा अब नीचे अंधेरा, बट उन्हें यह था कि अंधेरे में जाना है, मिलेगा। अब वो परेशान कि ज्योतिषी भी मर चुका, अब क्या करें।
तो वो बहुत देर तक सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जोशी इसी रास्ते से ले गया है तो चलते हैं, देखते हैं कि शायद खजाना अपने आप मिल जाए। अब वो फिर से चलते हैं, अंदर अंधेरा है, डंडा है, और इधर जोशी की मौत हो चुकी है। परेशान हाल अचानक गुस्से में या खीज में उनका एक हाथ एक खंबे से टकराता है। जैसे ही एक खंबे से टकराता है, खंबा अपने आप झुकने लगता है, और जब खंबा झुकता है तो उन्हें एक दरवाज़ा नज़र आता है। सामने उनके खजाना था, और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब जैसे ही वो खजाना खुला, उन्हें दिखा, फिर क्या था। कहते हैं उस वक्त तमाम इतिहासकार, अंग्रेज जो साबी आए, ये सब दस्तावेजी है, ये मतलब उस तरह की कहानी नहीं, दस्तावेजी है कि जब ये खजाना मिला, फिर उन्होंने अपने तमाम अफसर, जो भी सैनिक, बाकी लोग, उनको बुलाया उस जगह पर, उस तहखाने में, और कहा कि देखो खजाने में क्या क्या है। तो कहते हैं कि उस दिन जब ये खजाना मिला और उसकी जो गिनती हुई, उसमें करीब 40 लाख की अलग अलग मुद्राएं थीं, जिनकी कीमत उस वक्त 5,64,00,000 रुपए थी। उस वक्त 5,64,00,000। इसके अलावा 14,720 हीरे छोटे बड़े, 37,667 37,667 मोती, 11,000 माणिक और कई हजार जेवरात सोने के, हीरे के। और उस वक्त इसको कहा गया था कि तभी यह कीमत शायद करोड़ों में थी। लेकिन 21वीं सदी के हिसाब से कहते हैं कि उस जो खजाना मिला था, सिर्फ एक तहखाने के अंदर से कई हजार करोड़ रुपए का वो खजाना था। अब वो सारा खजाना उन्होंने निकलवाया, और उसके बाद ये खजाना जब मिला तो उसके बाद एक दो जगह पे और था, वहाँ पे एक उसी किले में एक मोती महल है, उसके नीचे भी खजाना दबा था, वो भी मिला। इसके अलावा कई और खुफिया जगह थी, वहाँ से भी खजाना मिला। अब इतने सारे खजाने आ गए माधवराव सिंधिया के पास, और माधवराव सिंधिया वही है जो वसुंधरा राजे सिंधिया के दादा हैं। तो अब खजाना मिला, तो फिर खजाने का क्या हुआ। तो कहते हैं कि माधवराव सिंधिया को जब ये खजाना मिला, तो वो जो पुराने दौर से चला रहा था उनकी विरासत से, कि एक कोड होगा, उससे दरवाज़ा खुलेगा, उस खजाने तक पहुँचेंगे, और वो पता नहीं खजाना कहाँ कहाँ दफन है, कहाँ कहाँ छुपा कर रखा गया है, कहीं बाग के नीचे दफना के रखा गया है, कहीं तहखाने खुफिया बनाए गए हैं, कहीं से पता नहीं चलता है। तो बिना कोड के, और आखिरी कोड दिया नहीं, माधवराव सिंधिया को मिला नहीं, तो फिर कैसे पहुँचे। तो कहते हैं कि वो इतने परेशान हो गए माधवराव सिंधिया कि उन्होंने कहा कि अब छोड़ो, ये कोड वोड ये सब भूल जाओ, ये खुल जा सिमसिम टाइप। उन्होंने कहा सारे खजाना निकालो और इन सब का कैश करवा दो। अब उन्होंने उन सारे खजाने को कन्वर्ट करके कैश में बदल दिया। जितने हीरे जवाहरात, ये सारी चीज़ें थी, सब बेच बाच कर सबके कैश ले लिए। अब इतने सारे कैश का क्या करेंगे। तो उन्होंने इस कैश को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि अब दौर 19वीं सदी में आ चुके थे। और कहते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा रकम जो उन्होंने लगाई थी माधवराव सिंधिया ने, वो लगाई थी टाटा स्टील में, यही जो अपने टाटा है। तो जो टिस्को है, जिसको हम टाटा स्टील कहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे उन्होंने टिस्को में लगाए। उसके बाद 1942 की बात है ये, जब उन्होंने ये सारे जो कैश सारे करवा दिए, सारे ख़जाने बेचकर कैश लिए, और उसमें से इस वक्त उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि आप ये लगा दें। उस वक्त टाटा थोड़ी फाइनेंशियल मजबूरी में, क्राइसिस में भी था, लेकिन ये था कि टाटा स्टील है, देश को उस वक्त ज़रूरत थी, नई नई इंडस्ट्री लगी थी, और स्टील हर एक की ज़रूरत है। तो फिर ये पैसे लगा दिए। 1960 तक ये जो सिंधिया राजघराना है, ये टाटा स्टील का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। मतलब सबसे ज़्यादा पैसे टाटा स्टील में इन्हीं के लगे हुए थे, और ये उन्हीं खजानों से जो पैसे मिले थे, जो बेचकर, उन्हीं से लगे थे। और ये टाटा स्टील से खूब मुनाफा भी चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला, देश आज़ाद हो गया, राजे रजवाड़े के दौर ख़त्म हो गए। अब एक के बाद एक वारिस पैदा हो गए। पहले ये होता कि एक जो उत्तराधिकारी वही राजा, लेकिन अब धीरे धीरे ख़ानदान में ही बहुत सारे दावेदार पैदा हो गए कि ये किला हमारा, ये फलाना, ये धमकाना, ये ख़जाना हमारा। तो उसको लेके इतने सारे बहुत सारे कोर्ट में पहुंच गए। तो इन सारे चक्करों की वजह से फिर वो
टाटा जो टिस्को में लगा था वो भी इधर उधर बढ़ गया, बाकी चीज़ें भी इधर उधर हो गई, और अब भी बहुत सारे मामले इन लोगों के कोर्ट में हैं। लेकिन एक चीज़ है, वो कहते हैं कि आज भी ग्वालियर के उस किले के नीचे बेपनाह खजाना है, और जब तक इसे ढूंढने की कोशिश भी की गई, हर दौर में ढूंढने की कोशिश की गई, बाद में कई अंग्रेज़ अफसरों ने अपनी मदद दी कि आप मुझे मौका दो, मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ख़जाना मिला नहीं। अब बात में आकर वहीं सवाल उठ जाता है, क्या वो कोड, वो बीजक, उसका न होना आज भी उन ख़जानों को बचाए हुआ है? क्योंकि अगर विरासत के हिसाब से हर राजा अपने अगले राजे को ये कोड देता आया, जैसा कि तब तक देता है जो कि माधवराज सिंधिया तक नहीं मिला, बस उससे पहले सबको मिला, उनको नहीं मिला, और उसके बाद से ही इस ख़जाने को लेकर आज भी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि आज भी कहते हैं कि ग्वालियर के किले के नीचे करोड़ों अरबों के ख़जाने हैं, लेकिन सवाल ये कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, वहाँ जाया कैसे जाए, किस जगह पर है, तलाशा कैसे जाए। और अब तो इतने सारे उसमें आपस में ही फैमिली में डिस्प्यूट है, तो कौन, उसका राइट है कि कौन जाए खुदाई करे, कौन तलाशे, कौन किसको बुलाए। तो इन चक्करों में कम से कम वो ख़जाना अगर है तो अपनी जगह महफूज है। तो बात सिर्फ अली बाबा 40 चोर के खुलजा समसिम की नहीं थी, वाकई अपने देश में सिंधिया राजघराने में ख़जाने का भी कोड था, और वो कोड पता नहीं अगर किसी को कभी मिले आने वाले वक्त में, पता नहीं कैसे मिलेगा, और या फिर कभी किसी खुदाई किसी और वजह से हो सकता ख़जाना मिले, अगर अब भी महफूज है तो। ख़जाने की कहानियाँ वैसे बड़ी दिलचस्प होती हैं, सुनने सुनाने में भी अच्छा लगता है। ख़जाना ना हो हम लोगों के पास, लेकिन ख़जाने की बातें तो कर ही सकते हैं। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।